Next topic is Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity. Why it is in news? Recently, Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity की तीसरी मंत्री स्तरीय बैठक अमेरिका में की गई है। इस बैठक के दौरान IPEF पिलर 3 स्वच्छ अर्थव्यवस्था, पिलर 4 निष्पक्ष अर्थव्यवस्था की तहत वार्ता संपन्न हुई। इसके अतिरिक्त मंत्रियों ने स्तंभ 2 के तहत निर्धारित आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन से संबंधित IPEF समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में निम्नलिखित की स्थापना की परिकल्पना की गई है। सबसे पहले IPEF आपूर्ति श्रृंखला परिषद की स्थापना की जाएगी। इसकी स्थापना हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर सहयोग करने के लिए और उन सहयोग की देखरेख करने के लिए की जाएगी इसकी स्थापना। नेक्स्ट है IPEF आपूर्ति श्रृंखला संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क। इसे भविष्य में आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाओं से निपटने के लिए तैयार करने और प्रतिक्रिया देने में मदद करने हेतु स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है IPEF श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड। इसका कार्य IPEF आपूर्ति श्रृंखला में श्रम अधिकारों से संबंधित चिंताओं की पहचान करने और उस पर सिफारिश देने के लिए इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है IPEF क्या है और इसके बारे में थोड़ा डीपली जानते हैं। तो सबसे पहले इसकी उत्पत्ति 2022 में टोक्यो में इसे लॉन्च किया गया था। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका और हिंद प्रशांत क्षेत्र के अन्य भागीदार देशों ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि, शांति और समृद्धि को सुनिश्चित करना था। इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो इसके 14 भागीदार देश हैं जिनमें शामिल है ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, इट्स मीन साउथ कोरिया एंड मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड USA। IPEF के भागीदार देशों की सकल घरेलू जो अर्थव्यवस्था का टोटल सम है वो कितना है? 40% है और जो भी ग्लोबल ट्रेड है उसमें इन देशों की भागीदारी 28% है। मॉड्यूल, तो इस फ्रेमवर्क के तहत 4 स्तंभ है। पहला क्या है? व्यापार, दूसरी है आपूर्ति श्रृंखला, तीसरी है स्वच्छ अर्थव्यवस्था और 4th पिलर है निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। भारत IPEF के 3 स्तंभों में शामिल हो गया है, लेकिन जो पहला स्तंभ है जिसे हम बोलते हैं व्यापार स्तंभ उसमें शामिल अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसके चारों पिलर को एक बार जान लेते हैं कि इसके चारों पिलर में है क्या। तो सबसे पहले है IPEF के 4 पिलर। तो सबसे पहले है जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था या फिर जो व्यापार से जुड़ा हुआ जो पिलर है इसको बोला गया है जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था। इसमें क्या पॉइंट शामिल किए गए हैं? डिजिटल अर्थव्यवस्था में उच्च मानकों को अपनाना, जिसमें सीमा पर डेटा प्रवाह और डेटा स्थानीयकरण से संबंधित मानक शामिल है। मतलब इसमें कहीं ना कहीं डेटा स्थानीयकरण की बात की जा रही है। इसमें डेटा स्थानीयकरण से जुड़े मानक बनाने की भी बात की जा रही है और भारत हमेशा से डेटा के प्रवाह को सुनिश्चित करना नहीं चाहता है, बल्कि चाहता है कि डेटा का स्थानीयकरण हो। जबकि इस पिलर के तहत डेटा स्थानीयकरण को उदार बनाया जाएगा, मतलब डेटा का प्रवाह इंटरनेशनल ट्रांसबाउंडरी प्रवाह हो सके उसके लिए नियम बनाए जाएंगे। नेक्स्ट इसमें क्या है? कठोर श्रम और पर्यावरणीय मानकों के साथ साथ कॉर्पोरेट जवाबदेही संबंधी प्रावधानों को लागू किया जाएगा। तो भारत को इसका जो पहले पिलर का पहला पॉइंट है उसके साथ सबसे ज्यादा समस्या है। ठीक है, और अधिकांश विकसित देश जो ओसाका ट्रैक था, ओसाका ट्रैक के माध्यम से डेटा की मुक्त प्रवाह का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट सेकंड पिलर में अगर हम देखें मजबूत और लचीली अर्थव्यवस्था, मतलब इसका मतलब है सप्लाई चेन को मजबूत बनाना। तो अर्थव्यवस्था को अधिक से अधिक मजबूत लचीला बनाने के लिए ऐसी आपूर्ति श्रृंखला का विकास करना होगा जिस पर अचानक पड़ने वाले किसी आघात व महंगाई का असर न हो। नेक्स्ट है एक अग्रिम चेतावनी प्रणाली स्थापित करनी होगी। महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला की पहचान करना भी जरूरी है। प्रमुख क्षेत्रों में ट्रेसेबिलिटी में सुधार करना और विविधीकरण के प्रयासों में समन्वय लाना चाहिए। इसके बाद है पारदर्शी अर्थव्यवस्था। तो पारदर्शी अर्थव्यवस्था पिलर में क्या है? स्वच्छ ऊर्जा, विकार्बनीकरण, अच्छी वेतन वाली नौकरियों को बढ़ावा देने वाली अवसंरचना को प्रोत्साहित करना चाहिए। कुछ ऐसे ठोस लक्ष्यों को अपनाना चाहिए जो जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के प्रयासों को गति प्रदान कर सकें। साथ ही साथ ये लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा, वायुमंडल से CO2 को कम करना, ऊर्जा दक्षता मानकों को अपनाने
और मीथेन उत्सर्जन से निपटने जैसे क्षेत्रों के प्रयासों का समर्थन करने में मदद करेंगे। इस बात है निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। निष्पक्ष अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है जो मौजूदा बहुपक्षीय दायित्व के अनुरूप प्रभावी कर लगाया जाए। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वत विरोधी जो प्रथाएं हैं उनको अपनाया जाए तथा उन्हें लागू किया जाए। साथ ही ऐसी व्यवस्थाएं लागू की जाए जो भ्रष्टाचार में कमी लाती हों और निष्पक्ष कराधान सुनिश्चित करती हों। तो ये कहीं ना कहीं ये हमने चारों पिलर को जान लिया है। तो ये चारों पिलर में पहला पिलर कौन सा है? जुड़ी हुई अर्थव्यवस्थाएं। सेकंड कौन सा है? मजबूत और लचीली अर्थव्यवस्था, मतलब सप्लाई चेन मजबूत और लचीली सप्लाई चेन। थर्ड क्या है? पारदर्शी अर्थव्यवस्था। और फोर्थ क्या है? निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब आते हैं वापस। तो नेतृत्वकर्ता एजेंसी कौन सी है? तो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, व्यापार स्तंभ के लिए नेतृत्व प्रदाता एजेंसी, मतलब जो फर्स्ट बुला रहे हो उसके लिए यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यूएसटीआर जो एजेंसी है वह क्या है? नेतृत्व प्रदान करने वाली एजेंसी है। जबकि वाणिज्यिक विभाग अन्य 3 पिलर के लिए नेतृत्व प्रदान कर रहा है। इसके बाद पारंपरिक व्यापार समझौते बनाम आईपीएफ। तो यह जो पारंपरिक समझौते होते हैं उनसे किस प्रकार अलग है? तो पहला है पारंपरिक व्यापार समझौते जैसे कि आरसीईएफ या फिर जो एफटीए होते हैं के विपरीत जो आईपीईएफ के तहत प्रशुल्क और बाजार पहुंच पर वार्ता नहीं की जाएगी। मतलब इसमें टैरिफ को जो कम करने की बात होती है और मार्केट एक्सेस का जो पॉइंट होता है उनको जनरली शामिल नहीं किया जाएगा। इसमें मुख्यतः सप्लाई चेन को रेजिलिएंट बनाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय टैक्स को कम करने की जगह पर। एफटीए में हर विषय पर एक ही तंत्र के अधीन चर्चा की जाती है। इसके विपरीत आईपीएफ के तहत जो वार्ताएं हैं उनको 4 मॉड्यूल या फिर 4 स्तंभों के अधीन एक दूसरे से स्वतंत्र करके अलग अलग रखा गया है। आईपीएफ के अंतर्गत देशों को एक मॉड्यूल के सभी घटकों पर सहमत होना होता है। ठीक है, उन्हें प्रत्येक मॉड्यूल में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं होती है। आईपीईएफ केवल सदस्य देशों के बीच विनियामक सामंजस्य बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये बेसिकली जो मुख्य अंतर है जो हमें एफटीए और आईपीईएफ है इनके बीच में देखने को मिलती है। तो पहला अंतर क्या है? यह बाजार और जो बाजार पहुंच और टैरिफ शुल्क कम करने जैसी पारंपरिक पद्धतियों पर निर्भर नहीं करता है। इसके अलावा एफटीए में क्या होता है? एक ही तंत्र होता है, उसी के अधीन चर्चा की जाती है और पूरा का पूरा एफटीए अपनाया जाता है। जबकि इसमें क्या किया गया है? इसमें 4 पिलर है और आपको सुविधा अनुसार जिस पिलर में जाना हो आप जा सकते हैं, जिसमें नहीं जाना हो नहीं जा सकते हैं। और सभी पिलर एक दूसरे से अलग अलग है। लेकिन आप यदि किसी एक पिलर को साइन करते हैं तो फिर उसके तहत आने वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको उन पर सहमति जतानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है? आईपीईएफ की समक्ष चुनौतियां कौन सी आ रही हैं? तो पहले ये स्थायित्व की चुनौती। अमेरिकी घरेलू राजनीति की अप्रत्याशितता आईपीईएफ पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। उदाहरण के लिए अमेरिका ने जो पैसिफिक पार्टनरशिप थी पर काफी मजबूत नेतृत्व प्रदर्शित किया था, परंतु ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका इससे अचानक पीछे हट गया। इसके अलावा चीन को अलग करना मुश्किल है। चीन पहले से ही आईपीईएफ सदस्य देशों का अग्रणी व्यापारिक साझेदार और भागीदार रहा है। चीन आरसीईपी का सदस्य है। साथ ही कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने का इच्छुक भी है। अगर चीन इस एग्रीमेंट में शामिल होता है तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में जो आईपीईएफ का प्रभाव है वो कम हो जाएगा। भले ही कंपनियां अपने उत्पादन की केंद्र कहीं भी बना ले फिर भी चीन से कच्चे माल और उपकरणों पर निर्भर रहेंगी। मतलब जो सप्लाई चेन रेजिलिएंट बनाने का जो इसमें एक लक्ष्य देखा जा रहा है, एक उद्देश्य देखा जा रहा है, वह पूर्णतः साकार नहीं हो पाएगा क्योंकि चीन कच्चे माल और उपकरणों का बहुत बड़ा उत्पादक है। तो ऐसे में पूर्णतः चीन से निर्भरता कम कर पाना अपने आप में कठिन है। इसके बाद है पारस्परिक चिंताएं हैं। आईपीईएफ बाजार संबंधी छूट प्रदान नहीं करता है। इसके अभाव में हस्ताक्षरकर्ता देश बाजार पहुंच पर पर्याप्त प्रतिबद्धता का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है? संवेदनशील क्षेत्रों में प्रवेश। आईपीईएफ ने श्रम और पर्यावरण मानक से लेकर डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वच्छ अर्थव्यवस्था जैसे नए नए क्षेत्रों को भी कवर करने की योजना बनाई है। हालांकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में कुछ देश अमेरिका के साथ नीतिगत मतभेदों के कारण, जैसे भारत के ही नीतिगत मतभेद हैं, भारत जो डाटा लोकलाइजेशन को समर्थन करता है जबकि अमेरिका ओसाका ट्रेड के तहत डाटा की ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट पर को सही मानता है। उदाहरण के लिए इसी तरह की चिंताओं में
भारत स्तंभ 1 में शामिल नहीं हुआ है। इसके अलावा है बाहरी बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं का अभाव। यह क्षेत्र के आर्थिक परिदृश्य में सार्थक बदलाव लाने की समझौते की क्षमता के बारे में चिंता पैदा करता है, क्योंकि इसमें कोई बाध्यकारी दबाव नहीं रखा गया किसी भी देश पर। नेक्स्ट है IPEF का महत्व क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट है, इससे आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने में मदद मिलेगी, वाणिज्य के नए नियम को अपनाने में भी मदद मिलेगी। सेकंड, एक मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का निर्माण किया जा सकेगा। इससे संधारणीयता, समावेशिता और आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होगी। नेक्स्ट, यह आपूर्ति श्रृंखला को अधिक मजबूत और लचीला बनाया जा सकेगा, जिससे उच्च लागत संबंधी बाधाओं से बचा जा सकेगा। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप TPP से अमेरिका के बाहर निकलने के बाद इस क्षेत्र में अमेरिका के प्रभाव को पुनः स्थापित करने में मदद मिलेगी। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का विकल्प तैयार करने में भी मदद करेगा। इसके चलते वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से बेहतर तरीके से एकीकृत होने में भारत को मदद मिलेगी। तो भारत क्या होगा, ग्लोबल सप्लाई चेन है, जो ग्लोबल वैल्यू चेन है, उन्हें भारत का सही से एकीकरण हो जाएगा। आगे की राय क्या होनी चाहिए। IPEF की विश्वसनीयता को मजबूत करना। IPEF को कैसे किया जा सकता है मजबूत, विश्वसनीयता को। IPEF को एक ऐसे विश्वसनीय विकल्प के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए जो क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि और निवेश के लिए ठोस विकल्प प्रदान कर सके। सेकंड है भागीदारी को प्रोत्साहित करना। IPEF में शामिल होने और इसे अधिक आकर्षक बनाने के लिए क्षेत्रीय FTA पर पहले से ही हस्ताक्षर करने वाले देशों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इसके अलावा है बाध्यकारी नियम सुनिश्चित करना। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वार्ताओं के नियम बाध्यकारी हों, सभी हितधारक की चिंताओं पर विचार किया जाना चाहिए और फिर जो नियम बनाए उनको सब पे लागू करना चाहिए। नेक्स्ट है IPEF की सदस्यता का विस्तार करना। IPEF वार्ताओं से जुड़ने के लिए क्षेत्र के अन्य देशों को आमंत्रित करने हेतु प्रक्रिया और मानदंड विकसित करने की जरूरत है। चीन को प्रति संतुलित करने हेतु दृष्टिकोण अपनाना। चीन के प्रति एक व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि खुले तौर पर चीन विरोधी रणनीति प्रतिकूल सिद्ध हो सकती है। तो मतलब खुले तौर पर नहीं अपनाना चाहिए, लेकिन एक इनहेरेंट मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए जो चीन को काउंटर कर सके। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र में कई IPEF सदस्य इस प्रकार की नीति का शायद समर्थन भी न करें, तो हमें कोशिश करनी क्या चाहिए, एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए जो चाइना की जो अग्रेसिव, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो या फिर जो इकोनॉमिक पॉलिसी हो, उसको काउंटर करने में सक्षम हो। हालांकि इसको हमें प्रत्यक्ष तौर पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई सदस्य देश इसका समर्थन नहीं कर सकते हैं।